नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें बताएंगे आपको, लेकिन आइए सबसे पहले जल्दी से नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। दिल्ली में महाविजय के बाद भाजपा की अगली रणनीति पर गृह मंत्री अमित शाह के घर पर बैठक। आज शाम जीते हुए विधायकों से मिलेंगे दिल्ली भाजपा अध्यक्ष। दिल्ली में आपकी हार के बाद मुख्यमंत्री आतिशी का इस्तीफा। एलजी सचिवालय जाकर उपराज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी। मुठभेड़ में नक्सलियों को बड़े नुकसान की खबर। चीन के सिचुआन प्रांत में भूस्खलन से 10 घरों को नुकसान। 30 लापता लोगों की तलाश जारी। और भारत इंग्लैंड के बीच दूसरा वनडे कटक में आज सीरीज जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगी टीम इंडिया। और आइए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर चर्चा तेज हो चली है। दिल्ली चुनाव में प्रचंड जीत के बाद अब बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। आज दिल्ली को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के यहाँ बैठक हो रही है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महामंत्री बीएल संतोष शामिल हो रहे हैं। इनके अलावा दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, चुनाव प्रभारी वैजयंत जयपांडा समेत दिल्ली के कुछ अन्य नेता भी मौजूद हैं। पार्टी ने 26 साल से अधिक समय के बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी करते हुए 70 सदस्यीय विधानसभा में 48 सीट जीती हैं। नई दिल्ली सीट से जीत के बाद प्रवेश वर्मा की राजनीतिक लोकप्रियता बढ़ गई है। प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को 4089 मतों से हराया। इससे वे भाजपा की आगामी सरकार में शीर्ष पद के संभावित दावेदार माने जा रहे हैं। पार्टी नेताओं ने बताया कि भाजपा की ओर से चुनाव जीतने वालों में कई अनुभवी वरिष्ठ नेता भी शामिल हैं, जो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल हैं। मुख्यमंत्री की दौड़ में आशीष सूद और पूर्व राज्य महासचिव संगठन पवन शर्मा, दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और सतीश उपाध्याय भी शामिल हैं। इस बीच भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि मुख्यमंत्री चुनने का फैसला पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व लेगा। उन्होंने कहा कि सभी नवनिर्वाचित विधायक पार्टी द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में सक्षम हैं। वहीं आज भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा शाम में जीते हुए विधायकों से मिलेंगे। और आपको बता दें, दिल्ली बीजेपी ने सभी विधायकों की बैठक बुलाई है। जो यहाँ इस वक्त की बड़ी खबर यही है, इससे संबंधित आपको बता दें, आज जो बैठक है वो बुलाई गई है और दिल्ली बीजेपी ऑफिस में करीब शाम 5 बजे ये बैठक शुरू होगी। अब तक जो जानकारी निकल कर आ रही है, लगातार बैठकों का जो दौर है वो शुरू हो चुका है और कहीं ना कहीं लोकसभा वाइज भी होगी ये बैठक। तो इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली बीजेपी ऑफिस में बैठक बुलाई गई है। लगातार चुनाव में जीत के बाद बैठकों का दौर शुरू और बताया जा रहा है कि शाम 5 बजे ये बैठक शुरू होगी। इस बैठक में आप बता दें, लोकसभा वाइज ये बैठक होनी है, जिसमें दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और साथ ही साथ प्रभारी वैजयंत पांडा शामिल होंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष भी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो लगातार आपको पल पल की अपडेट हम बता रहे हैं, क्या कुछ खास चल रहा है। अगर आज की बात की जाए, दिल्ली बीजेपी ऑफिस की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जो बैठक है वो आज होगी और बताया जा रहा है कि शाम 5 बजे ये बैठक हो सकती है। इसमें ना सिर्फ दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष, इसके साथ साथ अगर बात की जाए जो चुनाव प्रभारी हैं वो, और भी साथ ही साथ जैसा पहले जानकारी दी गई थी, जो विजयी उम्मीदवार हैं यानी जो विधायक हैं उनसे मुलाकात भी करेंगे। प्रभारी वैजयंत पांडा भी इसमें शामिल होंगे और वहीं राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष भी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो चुनाव में इस प्रचंड जीत के बाद लगातार जो बैठकों का दौर है वो देखने को मिल रहा है। खासतौर से एक बैठक जो है अभी गृह मंत्री के आवास पर भी चल रही है और वहीं एक बैठक शाम 5 बजे शुरू होगी, इसकी जानकारी दी गई है।
और वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने आज सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा राजभवन में उपराज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें सौंपा। चुनाव नतीजों में बीजेपी की दिल्ली की सत्ता पर वापसी हुई है। आतिशी को कालकाजी सीट से जीत मिली। वह इस सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी रमेश पिथौड़ी के खिलाफ मैदान में थी, लेकिन फिलहाल उन्होंने अपना जो इस्तीफा है वो सौंप दिया है उपराज्यपाल वीके सक्सेना को। हालांकि आतिशी ने कालकाजी सीट से जीत हासिल की, लेकिन अब सीएम पद से इस्तीफा दे चुकी हैं। और इस इस्तीफे के बाद जी हां, आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा को भंग करने का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर यही, दिल्ली विधानसभा को भंग करने का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। उपराज्यपाल ने दिल्ली विधानसभा को भंग करने की अधिसूचना जारी की है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली विधानसभा को भंग करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। आतिशी, जिन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, और उसके बाद दिल्ली विधानसभा को भंग करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उपराज्यपाल ने दिल्ली विधानसभा को भंग करने की अधिसूचना जो है वो जारी की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरीके से लगातार अगर बात की जाए, ना सिर्फ प्रचंड जीत बल्कि उसके बाद बैठकों का दौर, और अब जो लेटेस्ट अपडेट है वो यही, उपराज्यपाल ने दिल्ली विधानसभा को भंग करने की अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया है। और हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता और निशांत राय फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशांत राय, जानना चाहेंगे आपसे, लगातार बैठकों का जो दौर है वो अब शुरू हो चुका है। ना सिर्फ अभी की अगर बात की जाए, गृहमंत्री के आवास पर हुई बैठक, और बताया जा रहा है कि शाम में भी एक बैठक होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह हैं, और कहा जा रहा है कि बहुत जल्द इसमें दिल्ली बीजेपी के भी नेता शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री बीएल संतोष और दिल्ली के अन्य विजयंत पांडा, दिल्ली के प्रभारी, इस बैठक में शामिल होंगे। दूसरी एक महत्वपूर्ण बैठक शाम को है जिसमें सभी विधायकों का परिचय किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष के साथ वो बैठक है जिसमें विधायकों का आपस में परिचय होगा, जिसमें विजयंत जय पांडा और संगठन महामंत्री बीएल संतोष शामिल होंगे। और अभी की बैठक में ये तय किया जा रहा है कि आगे की सरकार की रणनीति क्या होगी, किस तरीके से सरकार काम करेगी, जो संकल्प पत्र में वादे किए गए थे, किन किन वादों को पहले तेजी से पूरा करना और उसके बाद किन किन वादों को साथ में लेकर चलना है, और इस पूरे सरकार का स्वरूप क्या होगा, सरकार का फोकस क्या होगा, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। क्योंकि बीजेपी ने जो दिल्ली में जीतने के वादे किए थे, कहीं ना कहीं ये दबाव है कि अब उन वादों को जल्द से जल्द जनता को डिलीवर किया जाए, ताकि जो लगातार बात कही जाती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी, वो दिल्ली में भी उसका असर दिखाई दे। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो शाम की बैठक में सभी विधायकों का परिचय होना है, विधायकों से रायशुमारी होनी है, सरकार को किस तरीके से आगे काम करना चाहिए, और जो केंद्रीय नेतृत्व चाहता है वो विधायकों को उससे अवगत कराया जाएगा। तो ये दो महत्वपूर्ण बैठक हैं। और दिल्ली में जिस तरीके से बीजेपी ने चुनाव में वादे किए थे, खासकर यमुना सफाई की बात करें, आयुष्मान भारत योजना को लागू करने की बात करें, प्रधानमंत्री आवास विकास योजना का लाभ देने की बात करें, उन तमाम जो केंद्र सरकार की योजना, आम आदमी पार्टी की सरकार जिनको दिल्ली में पूर्णतः लागू नहीं होने दे रही थी, उनको किस तरीके से धरातल पर उतारा जाए और दिल्ली के आम आदमी को उसका फायदा मिले, ये पूरी कोशिश रहेगी। और इसी के चलते अब बैठकों का दौर जारी है। जी बिल्कुल, बैठकों का दौर जारी, कोशिश यही कैसे योजनाओं का लाभ अब दिल्ली वासियों को मिलता हुआ नजर आएगा। साथ ही अमरेंद्र, आपसे भी जानना चाहेंगे, दिल्ली विधानसभा को भंग करने का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है, क्या अब आगे की प्रक्रिया होगी इसमें? देखिए मुकुल, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि दिल्ली विधानसभा को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है भंग करने का, और उपराज्यपाल ने ऑफिशियली दिल्ली विधानसभा को भंग कर दिया है, यानी कि दिल्ली विधानसभा भंग हो चुकी है। उपराज्यपाल ने नोटिस जारी कर इसे भंग करने का आदेश पारित कर दिया है। और इससे पहले की एक हैपनिंग और कि दिल्ली की निवर्तमान मुख्यमंत्री जो है अतिशी मार्लेना ने जाकर एलजी हाउस में पहुंची 11:30 बजे, और उन्होंने अपना इस्तीफा एलजी विनय कुमार सक्सेना को सौंप दिया है। तो आधिकारिक तौर पर जो अतिशी मार्लेना का जो इस्तीफा है उसे स्वीकार कर लिया गया है, और नई सरकार बनने तक वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर काम करेंगी। और
दूसरी खबर, दिल्ली विधानसभा को भंग कर दिया गया है। इसके अलावा एक तीसरी अहम और खबर मैं आम आदमी पार्टी के से जुड़ी हुई दे दूं कि जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी की कवायद है कि किस तरह से अब पार्टी का रोड मैप होगा 27 साल बाद जब सत्ता में आई, तो कौन कौन से वो चेहरे होंगे जो नक्सल कैबिनेट में शामिल होंगे, बल्कि किस तरह से मुख्यमंत्री कौन होगा, तो इसको लेके भी कई बैठकों का दौर चल रहा है। जैसे मेरे सहयोगी निशांत ने भी आपको बताया कि एक अहम बैठक शाम को 5 बजे भी होनी है, जिसमें जो नवनिर्वाचित विधायक हैं उनसे लगातार मुलाकात की जाएगी, उनका परिचय कराया जाएगा और सुबह की बैठक। इसी तरह से आम आदमी पार्टी हार के कारणों को ढूंढने के लिए एक अहम बैठक बुलाई है, जो आम आदमी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री और संयोजक अरविंद केजरीवाल के निवास पर होनी है। और ये आधिकारिक जो मेरे सोर्सेज हैं वो कह रहे हैं शाम को 6 बजे उन 70 उम्मीदवारों को बुलाया गया है और उनसे 1-to-1 बात करेंगे केजरीवाल। और इसके अलावा देखिए 2 अहम चीजें इसमें, न सिर्फ अपने आम आदमी सांसदों को बुलाया है, पार्टी के संगठन के कार्यकर्ताओं को, अहम जिम्मेदार लोगों को बुलाया है और उन प्रत्याशियों को बुलाया है, लेकिन जिस तरह से दिल्ली में एक मैजिक मोमेंट के तौर पे अगर देखें कि एक बड़ा जादुई आंकड़े के तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से प्रचंड बहुमत हासिल की, लेकिन जो हार है ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के सवालों में घेरती है, क्योंकि किस तरह से पूरे झाड़ू खुली और तिनके की तरह उनके सीख बिखरे। और उसमें आम आदमी पार्टी के जो संयोजक अरविंद केजरीवाल की बात करें, मनीष सिसोदिया की बात करें, सौरभ भारद्वाज की बात करें, तमाम वो बड़े चेहरे जो आम आदमी पार्टी में लगातार 10 सालों से सक्रिय थे, पार्टी बनाने से लेके और दिल्ली पर शासन करने के दौरान, वो सभी बिखर गए। तो एक बड़ी चुनौती एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल की किस तरह से अब आगे की रणनीति वो तय करेंगे, किस तरह से पार्टी को संयुक्त तौर पर जोड़ने के लिए वो काम करेंगे, और क्या वो वजह कहीं ना कहीं बगावत तो पैदा नहीं कर देगी, क्योंकि टॉप का लीडर जो है। चलिए बिल्कुल, यानी हार पे जो मंथन है वो फिलहाल अब किया जाएगा। अमूमन जिस तरीके से हम देखते हैं जब चुनाव में हार का सामना करना पड़ता है, आम आदमी पार्टी भी अब उसी मंथन को शायद यहां दोहराती हुई नजर आएगी। लेकिन निशांत, जिस तरीके से अब नई सरकार के गठन की जो कवायद अब चल रही है, बैठकों का दौर जो चल रहा है, ऐसे में कई ऐसे नाम हैं जो कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में निकल कर आके आ रहे हैं, क्या उसी पर जो मोहर है वो लगती हुई नजर आएगी? देखिए, ये बीजेपी की जहाँ तक बात की जाए तो पार्लियामेंट्री बोर्ड का ये फैसला होता है। पार्लियामेंट्री बोर्ड 2 पर्यवेक्षक नियुक्त करेगी जो विधायक दल की राय लेंगे, और विधायक दल की राय लेने के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाता है। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बीजेपी मुख्यालय गए थे, वहाँ पर उन्होंने अपना जीत का जो भाषण दिया था, उसके बाद ये बैठक की गई थी। अब उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही पर्यवेक्षकों के नाम सामने आएंगे। उन पर्यवेक्षकों के नाम सामने आने के बाद से वो दिल्ली प्रदेश जाकर सभी निर्वाचित जो विधायक हैं उनके साथ एक बैठक करेंगे, और बैठक में नाम तय किया जाएगा कि आखिर दिल्ली की कमान कौन संभालेगा। और 27 साल बाद जब बीजेपी सत्ता में आई है, तो ऐसे में बीजेपी की पूरी कोशिश यही रहेगी वो चेहरा दिया जाए जो आगे लंबे समय तक बीजेपी को मजबूती के साथ दिल्ली में खड़ा रखे और जो वादे हैं उनको धरातल पर उतार सके। हालांकि कई सारे नाम पर चर्चा जारी है। प्रवेश वर्मा, जिन्होंने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनाव हराया। इसके अलावा बात की जाए तो आशीष सूद, जो कि बीजेपी के दिग्गज नेता माने जाते हैं, संघ के बहुत क्लोज माने जाते हैं। इसके अलावा बात की जाए शिखा राय, जो ग्रेटर कैलाश से जीत कर आई है। हो सकता है कि बीजेपी लगातार आधी आबादी की बात करती है तो महिला नेतृत्व की तरफ आगे बढ़े। इसके अलावा सतीश उपाध्याय, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं बीजेपी के, ब्राह्मण चेहरा है और पूर्वांचल से ताल्लुकात रखते हैं। बिहार में चुनाव है, ऐसे में उनको भी मौका दिया जा सकता है। इसके अलावा बात करें विजेंद्र गुप्ता, दिल्ली के दिग्गज नेता हैं और जो वैश्य समाज है उसमें मजबूत पकड़ रखते हैं। तो इन तमाम नामों का सामने जरूर आ रहे हैं, लेकिन अभी यह कह पाना मुश्किल है कि आखिर किसके नाम पर मुहर लगेगी, क्योंकि जब तक पर्यवेक्षक विधायक दल के साथ बैठक नहीं करते हैं और बैठक में यह तय नहीं होता है कि आखिर कौन विधायक दल का नेता होगा, उसके बाद ही यह तय हो पाएगा कि बीजेपी किसको आगे लेकर आएगी। जी बिल्कुल, उसमें ही ये माना जा रहा है कि तय होगा। और इसके साथ साथ अमरिंदर, क्योंकि जब नई सरकार का गठन होगा, कैबिनेट की खास तौर से बात की जाए, आप बता रहे थे कि किस तरीके से जो नए चेहरे हैं शायद उनको भी शामिल किया जा सकता है, क्योंकि अब जब दिल्ली के विकास की बात कही है, प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये मिनी भारत है दिल्ली, तो और यहाँ पे किस तरीके से विकास होना है, देश की राजधानी है, पहले इसको हमें विकसित करना होगा। तो ऐसे में जो नए चेहरे हैं उनको भी शामिल किया जा सकता है।
निश्चित तौर पे मुकुल कहें कि जिस तरह से बैठकों का दौर है और कवायद है कि नई सरकार का स्वरूप कैसा होगा और वो मुद्दे कितने टाइम में पूरे किए जाएंगे, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री जी ने जीत के बाद कर दी थी, और मुख्यमंत्री के तौर पे कौन होगा, इसके लिए ये बैठकों का दौर चल रहा है। लेकिन खास तौर पर अगर बात करें तो वो चेहरे जिन्होंने 48 सीटों पर जीत दर्ज की है, उनमें जो युवा चेहरे हैं, जिसमें हम बात करें रविंद्र सिंह नेगी जो पटपड़गंज से विधायक चुने गए हैं, वो कहीं ना कहीं कैबिनेट की रेस में शामिल है। क्योंकि आपको याद होगा कि पिछला 2020 का जो चुनाव था, रविंद्र सिंह नेगी ने जो है आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया को मात्र 3207 वोटों से वो हार गए थे। लेकिन इस बार पार्टी के बड़े नेता और जो एजुकेशनिस्ट कहे जाते हैं अवध ओझा को उन्होंने अच्छी पटखनी दी, तो कहीं ना कहीं रविंद्र सिंह नेगी की दावेदारी तो यानी कई ऐसे नाम हैं जो इस फहरिस्त में शामिल होते हुए नजर आएंगे आमरेन, और देखना यही होगा कि इन बैठकों के दौर के बाद क्या कुछ रूपरेखा जो है, जो चेहरा है सीएम पद का, वो निकलता हुआ नजर आता है। फिलहाल निशांत और आमरेन, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राजधानी की अगर बात की जाए, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। और इसी बीच आपको बता दें, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत का जश्न मनाने के लिए पार्टी नेताओं के साथ जलेबी बनाई और बांटी भी। दरअसल नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली में 27 साल के बाद भाजपा की जीत की खुशी मनाई। उन्होंने दिल्ली में विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान ये घोषणा की थी कि दिल्ली में 8 फरवरी को जीत के बाद जलेबी का भंडारा देने के लिए आऊंगा। इसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री ने यमुना नदी को साफ करने के मुद्दे पर कहा कि मोदी जी ने अगर यमुना साफ करने की गारंटी दी है तो वे इसे जरूर साफ करेंगे और लोग आने वाले समय में यमुना तट पर घूमने के लिए आएंगे। मोदी जी ने कहा है कि यमुना स्वच्छ होगी तो स्वच्छ होगी, आप देखना गति से स्वच्छ होगी, लोगों को स्वच्छ जल मिलेगा। और लोग, मोदी जी ने कहा है कि लोग इंडिया गेट और कर्तव्य पथ पर जाना भूलेंगे तो इस यमुना के किनारे घूमेंगे लोग। इस प्रकार का विकास होगा जिससे दिल्ली वंचित थी पिछले लंबे समय से। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है और इस ऐतिहासिक जीत का जश्न यहाँ पर हरियाणा भवन में मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जलेबियाँ जो है वो बनाई जा रही है। गोहाना की प्रसिद्ध जलेबी जो है, नाथूराम की जलेबी, वो यहाँ पर बनाई जा रही है। आपको याद होगा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में किस तरीके से जो है ये जलेबी जो है ये चर्चा में आई थी जब राहुल गांधी ने इस जलेबी की फैक्ट्री लगाने की बात की थी। और आज जो है हरियाणा भवन में फिर से एक बार आप देख सकते हैं कि ये जो जलेबियां हैं वो यहाँ पर बनाई जा रही है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद यहाँ पर शामिल हो रहे हैं पूरे कार्यक्रम में। और जलेबियों का यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जलेबी बनाकर यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। जलेबियाँ यहाँ पर तैयार हो चुकी हैं, लगातार जलेबियाँ यहाँ पर बन रही हैं। और नाथूराम की ये बहुत प्रसिद्ध जलेबी है, गोहाना की जलेबी हरियाणा की। और हरियाणा भवन में जो है दिल्ली जीत का जश्न बीजेपी मना रही है। कैमरामैन ललित के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, दिल्ली। नई दिल्ली विधानसभा सीट से भाजपा के विजयी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा का आज उनके पैतृक गांव मुंडका पहुंचने पर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। मुंडका में उन्होंने दादा भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद प्रवेश वर्मा घेवरा स्थित अपने पिता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा की समाधि पर गए, जहां उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने कहा कि पीएम के विजन के अनुसार दिल्ली को एक बेहतर राजधानी बनाएंगे। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। हम सभी मिलकर, हमारे सारे विधायक मिलकर आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के साथ में लेकर दिल्ली को एक अच्छी बेहतर दिल्ली बनाएंगे, एक अच्छी सुंदर दिल्ली बनाएंगे जहाँ पे सभी वर्गों का विकास हो, जहाँ पे सभी का कल्याण हो। और फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुक रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज पर। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां बीजापुर जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ में नक्सलियों को बड़ा नुकसान हुआ है। ताज़ा जानकारी के अनुसार इस एनकाउंटर में 12 नक्सली मारे जा चुके हैं। वहीं मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हुए हैं और 2 घायल बताए गए हैं। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र की सीमा पर नेशनल पार्क एरिया इलाके में यह एनकाउंटर चल रहा है और सुबह से ही रुक रुक कर लगातार फायरिंग की जा रही है। बीजापुर डीआरजी, एसटीएफ और बस्तर फाइटर्स के जवानों ने नक्सलियों को घेरा हुआ है और जो अभी तक जानकारी मिल रही है उसके अनुसार इस मुठभेड़ में करीब 12 नक्सली को मौत के घाट उतारा गया है। बात बेंगलुरु की। दरअसल बेंगलोर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने शहर में मेट्रो सेवाओं के लिए टिकट किराया 50% बढ़ाकर अब 60 रुपये से 90 रुपये कर दिया है। ये दरें आज से लागू हो गई हैं। बीएमआरसीएल ने पीक और नॉन पीक आवर के लिए अलग अलग टैरिफ पेश किया है, जिसमें न्यूनतम किराया जो है वो 10 रुपये ही रहेगा, जबकि दूसरे स्टेज का जो किराया है वो 15 रुपये से बढ़कर अब 20 रुपये हो गया है और 30 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए जो किराया है वो 90 रुपये है। जबकि स्मार्ट कार्ड यूजर्स को किराए में 5% की छूट का लाभ मिलेगा। किराए को बढ़ाने का फैसला किराया तय करने वाली समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया है। खबर गुजरात के बनासकांठा जिले से, जहां रेत से भरा एक डंपर ट्रक पलटकर मजदूरों के एक समूह पर गिर गया, जिससे 3 महिला और एक बच्चे की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक ये घटना शनिवार शाम जिले के खेंगरपुरा गांव में उस समय हुई जब वहां सड़क निर्माण कार्य चल रहा था। पुलिस उपाधीक्षक SM वरुतरिया ने बताया कि डंपर एक संकरे रास्ते से गुजरने की कोशिश कर रहा था और उसी दौरान वह पलट गया और सड़क निर्माण कार्य में जुटे मजदूरों का एक समूह पर जा गिरा। अधिकारियों के मुताबिक क्रेन और बुलडोजर की मदद से ट्रक के नीचे फंसी महिलाओं और बच्चे को बाहर निकालने में करीब 2 घंटे का समय लगा। अधिकारियों ने बताया कि इसके बाद चारों लोगों को सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उम्मीद जताई है कि वे आने वाले सप्ताह में लोकसभा में नया आयकर विधेयक पेश कर सकती हैं। ये विधेयक 6 दशक पुराने आयकर अधिनियम का स्थान लेगा। राज्यसभा में पेश होने के बाद विधेयक पर व्यापक विचार विमर्श के लिए संसद की स्थायी समिति के पास भेजा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को इस विधेयक को मंजूरी दे दी है। I hope to have it introduced in the Lok Sabha in the coming week. Post that it will go to a committee. And as you know the process is, the committee gives its recommendation, it comes back, and then the government through the cabinet takes a call whether these amendments are to be taken in or some of them or more need to be added. It's only after that it again goes to the parliament. So once the parliament after that passes it is when we'll decide on when best to roll it out from. So although you're asking me a question of when will it roll out, I still have 3 critical stages to pass through. और बात परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की भी कर लेते हैं, जिसको लेकर गोरखपुर के छात्रों और अध्यापकों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। गोरखपुर के RPM एकेडमी में बोर्ड की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से हम लोगों को काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है, इसलिए परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार है। हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, और उनका जो परीक्षा पे चर्चा ये जो शो है उससे बहुत ज़्यादा हमें हेल्प मिल रही है और उसके कारण हमें पता चल रहा है कि आखिर स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाए, एग्जाम टाइम में कैसे हम अपनी स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, अपने आंसर्स कैसे अच्छे से लिख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम लोग के लिए परीक्षा पे चर्चा का विषय निकाला हुआ है। उस पर उन्होंने बहुत ज्यादा यूथ को फोकस किया है, उस पर बहुत ज्यादा उन्होंने बताया है कि हमको स्ट्रेस कैसे मैनेज करना है, तो उस पर उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और 10 तारीख को जैसे कि ये फिर से आने वाला है, तो उस पर भी आगे बहुत सारी चीज़ें वो बताएंगे, और जैसे पहले भी आ चुका है तो उस पर हम लोग जब उसको देखते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा हमको सीख मिलती है, तो इसके लिए
हम लोग बहुत बेसब्री से इंतजार है जब वो हम लोग को फिर से बताएंगे और हम लोग को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा कम होगा। धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी ने जो परीक्षा पे चर्चा किया है तो इससे हमें बहुत ज़्यादा उपयोगी रहा, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा। इससे हम जैसे कि हम लोग एग्ज़ाम से पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं, टेंशन लेने लगते हैं। हम लोग उसके लिए फ्री माइंड से नहीं जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग का बहुत ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। तो ये हम लोग के लिए बहुत उपयोगी रहा। प्रधानमंत्री जी की परीक्षा पे चर्चा हम लोगों ने पिछले साल देखा और ये बहुत अच्छा रहा। 10 तारीख को ये फिर से आने वाला है और हम लोग इसके लिए बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जिसे शायद सभी लोग हैंडल ना कर पाते हों, बट हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने जैसे अपनी बातों से लोगों को मोटिवेट किया है, शायद हमें उस चीज़ का वैल्यू अभी पता ना चले, बट आगे चल के काफ़ी जगह हैं जहाँ पे उसके यूजेस आएंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर इतने अच्छे हैं कि वो हमें अपना मान के हमें गाइड करते हैं, जिससे हम अपने गोल्स को शायद अच्छे से अचीव कर पाए। तो हमें उनकी बातें हमेशा अच्छी लगती हैं। जो उनकी जो कार्यक्रम है परीक्षा पे चर्चा, हमें उसे देख के काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। मंत्री जी का जो परीक्षा पे चर्चा होता, लास्ट ईयर हम बच्चों ने काफ़ी उससे फ़ायदा उठाया था और क्लास 10th और 12th के बच्चों ने काफ़ी अच्छे से उसको देखा था। एक्चुअली जो परीक्षा का चर्चा होता है इसमें पूरे इंडिया के हर ब्लॉक से बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हर ब्लॉक से नए नए क्वेश्चन आते हैं बच्चों के दिमाग में, और जो बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं और जो बच्चे सुनते हैं सामने, तो सारे लोगों के पास तो परीक्षा जो भी होती है बोर्ड की, बच्चों के ऊपर स्ट्रेस तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जितनी सरलता से प्रधानमंत्री जी उसका उत्तर देते हैं और जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं हर तरीके से, उससे बच्चों को बहुत फ़ायदा होता है। बड़ा रिलीज महसूस करते हैं बच्चे। आने वाले जो बोर्ड के एग्जामिनेशन है उसमें उनको बहुत फ़ायदा होता है। राजधानी दिल्ली में आज एनडीआरएफ ने साइकिल मैराथन का आयोजन किया। एनडीआरएफ के इस अभियान का मकसद जवानों को फिटनेस और लोगों को स्वस्थ जीवन शैली का संदेश देना है। आप देखिए हमारे संवाददाता संदीप भट्ट की रिपोर्ट। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। प्राकृतिक आपदाओं में मदद के लिए सदैव तत्पर रहने वाले देश के संकट मोचक बल यानी एनडीआरएफ में फिटनेस और स्वस्थ जीवन शैली का भी संदेश देने के मकसद से रविवार को राजधानी दिल्ली में साइकिल मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें एनडीआरएफ के सैकड़ों जवानों ने हिस्सा लिया। इस साइकिल मैराथन को एनडीआरएफ के महानिदेशक पीयूष आनंद ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि ऐसे अभियानों से एनडीआरएफ बचाव कर्मी जवानों की फिटनेस बनाए रखने का प्रयास है, तो वहीं देशवासियों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का भी संदेश देने का मकसद है। एनडीआरएफ का मूल मंत्र रहा है फिटनेस ऑफ द रेस्क्यूअर्स। तो उसी क्रम में हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे रेस्क्यूअर्स जो ऑलरेडी बहुत फिट है, सारे सीएपीएफ से आते हैं, उनकी फिटनेस हम लोग मेंटेन रखें और उनको और बेटर रखें। वहीं मैराथन में हिस्सा ले रहे जवानों का कहना है कि स्वस्थ जीवन के लिए फिटनेस बेहद जरूरी है। सर, ये हमारा जो एनडीआरएफ का राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का जो फर्स्ट मोटिव ये है कि जो हमारी शारीरिक क्षमता है, जो हमारी जो फिटनेस है, उसके प्रति हम लोगों को जागरूक करना, और जो आजकल की युवा पीढ़ी है उसको मोटिवेट करना कि अपनी फिटनेस के प्रति किस तरह से आप सजग रह सकते हैं, जागरूक रह सकते हैं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की फिट इंडिया मुहिम जहां लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित कर रही है, वहीं सरकार की इस मुहिम को एनडीआरएफ भी अपने ऐसे अभियानों से बढ़ावा देने के साथ ही आप और हमको स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का भी संदेश दे रहा है। निसंदेह एनडीआरएफ के ऐसे अभियानों से मोदी सरकार की फिट इंडिया मुहिम को भी बल मिलेगा। एक तरफ एनडीआरएफ जहां तमाम आपदाओं में हमेशा मदद के लिए तत्पर रहता है, वहीं इस तरह के अभियानों से युवाओं में स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का भी संदेश दे रहा है। कैमरामैन अतुल के साथ मैं संदीप, डीडी न्यूज़ दिल्ली।